सामने गेट पर अपने संस्थान के पोस्टर बैनर लगवा देना, आदमी भेज करके रात में फड़वा देना। योग्यता में दो चीजें होती हैं, एक तो बुनियादी योग्यता होती है जी, और एक वो योग्यता जिसे हम समय के साथ अपने में अपने प्रयासों से विकसित कर सकते हैं। कोई ये बच्चा सोचे कि प्री पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन बाद इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती तो है। वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए? 3 साल 4 साल तक ये देखा जाता है कि किसी एक विषय में बहुत अच्छे अंक आते हैं और बहुत सारे लड़के उस विषय को रखते हैं, और जब एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो आयोग कभी भी ट्रेंड सेट होने नहीं देता। परीक्षा के माध्यम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है वैकल्पिक विषय का चयन करने में। टॉपर्स आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को घंटों में नहीं मापा जा सकता, इसलिए जितनी आपकी क्षमता हो आप अधिकतम पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी कीमत पर 8 घंटे से कम। सिविल सेवा परीक्षा ज्ञान की परीक्षा तो है ही जी, योग्यता की परीक्षा है, लेकिन इससे भी बड़ी ये धैर्य की परीक्षा है। तैयारी करने वाले उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस परिवार के दबाव को किस तरह से झेलें? स्वाभाविक है कि वो योग्यता जो धारण नहीं करता है जी, या प्रयासों के बाद भी विकसित करने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। क्या हर बच्चा यूपीएससी के लायक होता है? शायद उसके लिए उससे आप भी असहज हो। कोचिंग संस्कृति है, ये लाभदायक है या हानिकारक, और इन्हें शिक्षा माफिया कहा जाता है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। नाम है सिविल सेवा, तो सेवा है जी, अर्थात इसमें उन लोगों को आना चाहिए जिन लोगों में जनता के प्रति सेवा की भावना हो। यूपीएससी से जुड़े मिथक क्या? पीएससी जो बच्चा क्वालिफाई करता है जी, वह बहुत ही विशिष्ट प्रतिभाशाली होता है। क्या आईएएस बनना सफलता की अंतिम मंजिल है? एक बेहतर आईएएस अधिकारी के रूप में जनता की सेवा करना अंतिम मंजिल होना चाहिए। छात्रों को उसका लाभ कम प्राप्त होता है और उन लोगों को उसका लाभ प्राप्त अधिक होता है जो इसका संचालन करते हैं, और ऐसे लोगों को हम शिक्षा माफिया कह सकते हैं। इसलिए बहुत दुखद है कि शिक्षक के साथ या शिक्षा के साथ माफिया शब्द जुड़ रहा है, लेकिन ये आज कटु सच्चाई। क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं? शासन में उस प्रकार के गंभीर दायित्व का निर्वाह करने वाले लोगों का अभाव है जो देश के सामान्य जन की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। जब एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि सपनों को दिशा देता है, जब एक संस्थान सिर्फ कोचिंग नहीं देता बल्कि भविष्य गढ़ने का माध्यम बनता है, तब उसकी कहानी सुनना और सुनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रूह टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। आज हमारे साथ हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी, जो कि एक्सीलेंट आईएएस के संस्थापक हैं, जो हजारों युवाओं को सिविल सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने में मार्गदर्शन करते हैं। आइए आज उनकी प्रेरक कहानी को जानते हैं और उनकी यात्रा को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चूंकि ये चैनल जो है जिसमें हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल, ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है रोहिलखंड क्षेत्र के लिए। बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग जो किसी संस्थान को चला रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ला करके उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम ये चैनल है। बहुत बढ़िया कार्य है आपका। सर, यहाँ पर जब हम किसी को भी बुलाते हैं तो लगभग 4 से 5 पार्ट में उस पूरे पॉडकास्ट को हम डिवाइड करते हैं। जी, बिल्कुल। पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है व्यक्तिगत जानकारी से। अच्छा, तो सर, हम इसको यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत वहीं से, जिससे कि हमारा और आपका एक दूसरे से परिचय हो पाए, हाँ, हमारे दर्शकों का आपसे परिचय हो पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपके जीवन का जो शुरुआती संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है, वो कैसा रहा? मैं बलिया जिला, मेरा पैतृक जो जनपद है वो बलिया ज़िला है जी, और इंटरमीडिएट तक मैं वहीं पर अध्ययन किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ गया जी, और वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, फिर विधि स्नातक की उपाधियाँ मैंने प्राप्त की जी, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी सारी उपाधियों को प्राप्त करने के बाद शुरू किया। जी।
अगला प्रश्न मेरे ख्याल से उसका आंसर आधा आपने दे दिया। मेरा अगला प्रश्न यही था कि जो सिविल सेवा की जो तैयारी है और शिक्षा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा, जैसा कि आपने कहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो फैक्ट्री रहा है बिल्कुल आईएएस पीसीएस के लिए, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि वहीं से मिली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, दरअसल इसके पीछे एक रोचक घटना है जो मेरे बचपन की है। जी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमेशा के लिए हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। जब मैं बहुत छोटा था, जी मैं समझता हूँ कि मैं 6-7 वर्ष का रहा हूँगा। जी मेरे पिताजी अध्यापक थे जी। और मुझसे बड़े मेरे एल्डर ब्रदर थे जो जनपद न्यायाधीश से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो एक बार मेरे पिताजी ने पूछा कि बड़े होकर के तुम क्या बनोगे? तो तब तक हम लोग गांव में रहते थे और मुझे लगता था कि सबसे बड़ा पद होता है दरोगा। तो मैंने बहुत खुश होकर के अंदर से कहा कि मैं दरोगा दरोगा बनूंगा। बनूंगा। अब जी मैं समझा कि मेरे पिताजी मुझे शाबाशी देंगे, जी। भैया भी खुश होंगे, जी लेकिन वे दोनों लोग हंसने लगे जी। और बोले कि बहुत खुश हुए तो दरोगा बनने के लिए बोले। तो ये घटना इस बात को दर्शाती है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही जिसमें हमारे माता पिता अग्रज सभी लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे और वहाँ से जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा बनने की प्रेरणा जागृत हुई। सर, आपका संस्थान जिसका नाम एक्सीलेंट आईएएस है, हम्म, ये बरेली में अच्छा खासा नाम रखता है, जी काफ़ी छात्र यहाँ से जी निकले हैं। जी जी कोई भी संस्थान जब खड़ा होता है तो जी पहले एक नींव का पत्थर रखा जाता है, एक जी विचार आता है मन जी में। जी जी जी। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया और क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों लगी आप? देखिए, मैं बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहूँगा यहाँ पर। ये हमारा संस्थान एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी जी बरेली में 20 अगस्त 2010 को स्थापित हुआ। मैंने कहा स्थापित हुआ, न कि मैंने स्थापित किया। क्या? जी इसका कारण ये है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जी कि संस्थान स्थापित हुआ और शायद ये अपने आप में अनूठा संस्थान रहा कि इसकी स्थापना में मुझे अपने पास से शुरुआती स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई खास व्यय भी नहीं करना पड़ा। इसका कारण ये रहा कि मैं यहाँ पर पहले से एक ऐसे ही संस्थान में एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में इलाहाबाद से जी पढ़ाने के लिए आया था। जी सामान्य अध्ययन में इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के रूप में अच्छा। मैं 2-4 महीने पढ़ाया। एक बैच कंप्लीट हुआ, लेकिन वहाँ पर माहौल सिविल सर्विसेज लायक नहीं था। जी वो सामान्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए वो संस्थान मूलतः डेडिकेटेड था, जी इसलिए मैं वहाँ पर अपनी चीज़ों को अपने ढंग से नहीं कर पाता था। बच्चे मेरे अध्यापन से बहुत संतुष्ट थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं इलाहाबाद में फिर से जाऊँगा। एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में आया था, जी लेकिन बच्चों ने आग्रह किया कि सर हम लोग इलाहाबाद जा नहीं सकते और इलाहाबाद जाने के लिए हमारे गार्जियंस के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं है, इसलिए प्लीज़ हम लोगों को आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम एक बैच पढ़ा दीजिए। तो मैंने रुकने का निर्णय लिया, जी लेकिन जैसे ही हमने उस बैच को कंप्लीट किया, उसके ख़त्म होने के पहले ही अगले बैच के लिए लोग के तैयार हो लिए गए। लोग तैयार हो गए। जी और तब बच्चों ने कहा कि सर अब तो आप यहीं पर रुकिए। जी तो मेरे लिए एक असमंजस की बात थी, मैं दूर से आया था, जी 600-700 किलोमीटर दूर से यहाँ पर, और कहाँ पर मैं संस्थान के लिए सेटअप और ये सब चीज़ें करूँ, जी और मैं स्वभाव से भी अंतर्मुखी था। तो बच्चों ने मेरी सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली। बच्चों ने कहा कि सर केवल आप हमें यह आश्वासन दे दीजिए कि आप यहाँ पर रुकेंगे, जी से सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। बच्चों ने ही हमारे संस्थान जो उस समय सिविल लाइंस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेजिडेंस के जस्ट अपोजिट था, जी उस स्थान को खोजा। विज्ञापन वगैरह की भी शुरुआती प्रक्रिया बच्चों ने ही पूरी की जी और यहाँ तक कि बच्चों ने एडवांस में उस समय में लगभग 3 लाख के आसपास फीस भी जमा कर दी। तो मुझे अपने पास से उस संस्थान को स्थापित करने के लिए एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। शुरुआती इस तरह से इसकी और ये स्थापना घटना हुई। सन 2010 के आसपास की। अगस्त 2010 में ये संस्थान स्थापित हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया। हाँ और बिल्कुल, उस सबके समय के सहयोग हिसाब से 3 लाख रुपए बहुत थे। बहुत बड़ा। जी
जाहिर सी बात है कि आपने संस्थान खड़ा मैं किया। यहाँ पर एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा जी जी कि वो जो छात्र थे, जी मैं हालांकि वो मेरे छात्र रहे और आज भी मेरे छात्र की तरह से हैं, लेकिन उनके प्रति मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, जी क्योंकि उस दौर में मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि अस्थायी रूप से मैं यहाँ पे रहूँ। जी और बच्चे ये आशंका कर सकते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा 3 लाख रुपए लेकर के मैं इलाहाबाद चला जाऊं। चला जाऊँ बिल्कुल। फिर भी बच्चों ने ब्लाइंडली मेरे ऊपर विश्वास विश्वास। किया और मेरे सचमुच में मेरे शिष्य की भूमिका में वो बच्चे रहे। सर, जब कोई भरोसा करता है उस भरोसे को कायम रखना बिल्कुल। हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआती दौर का आपने बता ही दिया कि बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं, हाँ लेकिन हाँ आपके हाँ। साथ लोग थे और बिल्कुल समस्याएं नहीं आई। बिल्कुल। जब आपने संस्थान खड़ा किया और चलना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आसपास के संस्थान हैं या अन्य लोग हैं, इनमें एक जलन की भावना पैदा हो जाती है। स्वाभाविक है। तो क्या कभी ऐसा लगा आपको, ऐसी कोई समस्या आई, ऐसा लगा कभी कि क्या संस्थान चलाने में दिक्कत आ रही, संस्थान अब नहीं चल हाँ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। जी दरअसल किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का होना स्वाभाविक है, बिल्कुल। इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, हम्म, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। जी, जब वो प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाती है तो वो बड़ी पीड़ादायक होती है। बिल्कुल। मुझे कुछ ऐसी उस दौर में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ा। जी यहाँ तक कि कुछ संस्थान ऐसे थे जिनका एक सूत्री कार्यक्रम ये था कि मेरे संस्थान के ठीक सामने गेट पर अपने संस्थान के पोस्टर बैनर लगवा देना रात में, या यदि मेरे संस्थान के पोस्टर बैनर लगते हैं तो उसको आदमी भेज करके रात में फड़वा देना। बिल्कुल। और वो प्रक्रिया तब और आज भी वो जारी है। वो जारी है आज तक। हाँ हर तरह के लोग होते हैं बिल्कुल समाज में और इस तरह बिल्कुल की चीजें बिल्कुल। होती हैं। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी और आप संस्थान का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में उस समय क्या या आज तक ऐसा कोई मोड़ आया जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो? दरअसल मैं कभी भी अपने जीवन में स्वयं एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के बारे में सोचा नहीं था, जी ईमानदारी से मैं कहूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मेरी रुचि अभिरुचि रही और जीवन के बहुत सारे विकल्प मेरे पास थे। जी लेकिन पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम्म, क्योंकि छात्र जीवन में मैं एक बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर रहा जी। और बहुत गहराई से इसकी एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से हमने न केवल समझा था बल्कि अपने जीवन में जिया था। जी इसलिए मैं इस क्षेत्र को चुना। जी लेकिन फिर भी कभी मुझे ये नहीं था कि मैं खुद का अपना संस्थान रखूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में जी और जब मैंने वहाँ पर पढ़ाया तो मुझे ये लगा कि यदि मुझे ये काम करना है और छात्रों के प्रति वास्तव में न्याय करना है, तो खुद का जब तक संस्थान नहीं होगा तब तक मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। पाऊंगा। तो उस समय मैंने अपने इस संस्थान को सोचा कि मैं अब ये संस्थान स्थापित करूंगा, यही अपने लिए फुल टाइम करियर के रूप में अपनाऊंगा। तो सर, जब संस्थान की बात हो ही रही है तो एक प्रश्न, बिल्कुल। आपने बताया कि आपने इसकी स्टार्टिंग की थी तो डीएम ऑफिस के ठीक सामने हाँ था। सिविल लाइंस में डीएम रेजिडेंस के सामने सामने था। एचडीएफसी बैंक जिस जहाँ पर है जी। उसी में सेकेंड फ्लोर पर उसी बिल्डिंग में था। क्योंकि था शब्द यूज हुआ तो इससे महसूस होता है कि आज के समय संस्थान किसी दूसरी जगह पर चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल। आज के समय संस्थान कहाँ चल रहा है, हाँ किस तरह की सुविधाएं आप मुहैया करा रहे हैं, किस तरह की बिल्कुल। कोचिंग आप दे रहे हैं, ये थोड़ा विस्तार से जरूर बताइए। दरअसल वर्ष 2010 से कोरोना आने के ठीक पहले तक जी हमारा संस्थान वहीं पर रहा जहाँ पर स्थापित हुआ, जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेजिडेंस के जस्ट अपोजिट सिविल लाइंस। लेकिन कोरोना के बाद मुझे उस स्थान को वहाँ से कुछ कारणों से परिवर्तित करना पड़ा जी और रामपुर गार्डन में लगभग 2 वर्ष के लिए मेरा संस्थान वहाँ पे रहा। जी लेकिन वर्तमान समय में हमारा संस्थान रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास में, बॉयज हॉस्टल रुहेलखंड विश्वविद्यालय का, उसके पास में शिव गार्डन कॉलोनी, जी उस शिव गार्डन कॉलोनी के रोड नंबर 2 में जी अंदर प्रवेश करते ही है एक्सलेंट आईएएस एकेडमी, उसी नाम से है। जी और वहाँ पर सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए जिस प्रकार का एक कंप्लीट पूर्ण वातावरण चाहिए, जी उस प्रकार का वातावरण, उससे संबंधित सभी सुविधाएं उन बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जी ताकि तैयारी के समय से ही
उन बच्चों में एक सिविल सेवक के जो आवश्यक कुछ गुण होते हैं वे क्वालिटीज़ उनके पर्सनालिटी में इनबिल्ट रूप में तो होती नहीं, डेवलप करना होता है। तो वो प्रशिक्षण के दौरान ही जो 1 साल 1.5 साल की जो उनकी कोचिंग होगी उस दौरान उस वातावरण में रहने की वजह से उनके व्यक्तित्व में वो सारे गुण आ जाएं। इसका ख्याल रखते हुए हम उसी प्रकार का वातावरण अपने संस्थान में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हर प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे साउंड प्रूफ और एसी डिजिटल क्लासरूम है, और बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में आवश्यक पुस्तकें हैं जो संस्थान की ओर से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की तरह से बच्चों को मुफ्त में दी जाती हैं। पढ़ करके बच्चे फिर उसको जमा कर देते हैं जी। इसके साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जी, रिटिन टेस्ट भी होते हैं, मौखिक टेस्ट भी होते हैं जी। पूरे कोर्स का भी एक साथ टेस्ट होता है। इसके साथ पार्ट में हर पार्ट के भी अलग से टेस्ट होते हैं। करंट अफेयर्स पर रेगुलर फोकस किया जाता है। अच्छा। इतना ही नहीं, हम वर्ष में कम से कम 4-5 बार कुछ विशेष मौक़ों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि बच्चों में संकोच, झिझक दूर हो और स्वयं उनमें अपनी बात को निसंकोच हो करके कहने का गुण उनमें विकसित। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे छात्र भी जब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं जी, तो वहाँ पर उनको बहुत झिझक होती है और प्रश्नों का उत्तर आते हुए भी उसका प्रस्तुतिकरण वो सही ढंग से नहीं कर पाते। बिल्कुल, ऐसी समस्याएं बहुत बार आती हैं। और ये एक जिसका मैंने खुद व्यक्तिगत जीवन में अपने साक्षात्कार देने के दौरान अनुभव किया था जी। तो इसलिए मैं शुरू से इस बात की कोशिश करता हूँ कि बच्चों में शुरू से इस झिझक को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है जी, विवेकानंद की जयंती है, गांधी जयंती है, ऐसे कुछ विशेष मौक़ों पर हम विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें बच्चों को पूरी तरह से एक्सपोजर मिलता है। अनिवार्य होता है हर बच्चे के लिए कि डायस पर आकर के वह अपना कुछ न कुछ प्रस्तुतिकरण दे, जिस प्रकार की उसकी रुचि अभिरुचि हो, और उसके झिझक को अधिकतम दूर करने और उसमें आत्मविश्वास को भरने की हम कोशिश करते हैं। हमने ये देखा है, आपको भी ये जान के आश्चर्य होगा, हमारे इवनिंग बैच में अक्सर बहुत अधिक संख्या में शिक्षक रहते हैं जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के इंटरमीडिएट तक के शिक्षक। तो वे लोग भी जब डायस पर आकर के बोलने की बात होती है तो कांपने लगते हैं जी। लेकिन एकदम गांव देहात से आया हुआ बच्चा भी जी, 1 साल बीतते जब प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स उसका कंप्लीट होता है और मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचना शुरू करता है जी, तब तक वो कॉन्फिडेंटली, निसंकोच, बेझिझक, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने लगता है, अपनी बात को स्पष्ट ढंग से स्पष्ट भाषा में कहने लगता है। उसमें एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। पूरी तरह से हम ये मान के चल सकते हैं कि ना सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए सिविल की तैयारी करवा रहे हैं आप, साथ ही साथ उनको पूरी तरह से एक एक्सपोजर देने का भी काम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि मेरा जो अब तक का अनुभव है जी, सिविल सेवा में सफलता केवल अध्ययन के माध्यम से नहीं प्राप्त होती जी। उस सफलता में उस अभ्यर्थी के व्यक्तित्व के कुछ खास गुणों का भी बहुत योगदान होता है जी। और गुण केवल किताबी अध्ययन से नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से कुछ व्यवहारिक रूप से चीज़ों को करना आवश्यक होता है। उसी अनुक्रम में हम इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने अपने बारे में और संस्थान के बारे में खुलकर बात की, जो कि लोग नहीं करते हैं बहुत से मौक़ों पर। उसके लिए आपका साधुवाद भी है और हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे संस्थान की विशेषता है जी। इसके लिए पूरे बरेली में हम जाने जाते हैं कि भले हमारा व्यावसायिक नुकसान हो जाए जी, लेकिन किसी भी प्रकार के छल छद्म से हम दूर रहते हैं, अध्यापन में भी और अपने संस्थान के व्यावसायिक कार्यों में भी हर पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाता है। सर, चूँकि आपका जो संस्थान है वो आईएएस और पीसीएस मेनली सिविल सर्विसेज के लिए मेनली काम कर रहा है, बिल्कुल, तो मैं अब उससे रिलेटेड कुछ
प्रश्न है, कुछ हमारे दर्शकों ने भी सजेस्ट किए, कुछ मैंने निकाले कि आपसे बिल्कुल। पूछे जाएं, जिससे कि बिल्कुल। लोगों तक सही बातें बिल्कुल, पहुंच पाएं, क्योंकि बिल्कुल। भ्रांतियां बहुत ज़्यादा नहीं, फैली नहीं, हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हुँ। आज के समय कई बड़े संस्थान हैं जो 9th से ही बच्चे को उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि आप अभी से माइंड मेकअप कीजिए और ये कीजिए, वो कीजिए। असल बात क्या है कि धरातल पर जो काम कर रहा होता है, जो वास्तव में एक शिक्षक के रूप में एक संस्थान को सही तरीके से चला रहा होता है, वो सही जानकारी देता है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपके द्वारा सही जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रश्न यही है सर कि जो यूपीएससी की तैयारी करने का जो सही समय है वो कब से शुरू हो जाता है? देखिए, इसमें 2 पार्ट में मैं अपना उत्तर देना चाहूँगा। जी। पहली बात कि एक लक्ष्य के रूप में यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने का निर्धारण की जहाँ तक बात है, जी। तो ये निर्धारण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम्म। और इसके लिए अक्सर जिन परिवारों में इस प्रकार की जागरूकता होती है, जी। उन परिवारों में हाई स्कूल से ही बच्चे का दिशा निर्देशन उसी ढंग से किया जाता है, उसी प्रकार के कोर्सेज में उसका एडमिशन दिलाना, उसी प्रकार के विषयों को उसको पढ़ाना, या परिवार घर में भी उसी प्रकार का माहौल इसके लिए प्रदान करना, ये सब चीज़ें हो जाती। कहने का मतलब कि अनौपचारिक तैयारी जी। या अनौपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत तो सही है कि वो हाई स्कूल से हो जानी चाहिए, जी। लेकिन वो इस ढंग से होनी चाहिए कि बच्चे को ये ना लगे कि उसको किसी खास प्रयोजन में मशीन की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जी। क्योंकि बच्चा उस समय तक मानसिक रूप से बहुत मैच्योर नहीं होता है। तो बच्चे को पता न चले कि उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है, बस उसको मोल्ड, उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसका जो है मानसिक तौर पर उन्मुखीकरण होना चाहिए कि आगे चल कर के खुद बच्चे को लगे कि नहीं, यही चीज़ मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये करना है। तो ये कार्य इंटरमीडिएट तक करना चाहिए। अब जैसे हर चीज़ समय के साथ बदलती है, जैसा मैंने बताया कि मैं पूरा इलाहाबाद में रहा और इलाहाबाद प्रतियोगिता का तो गढ़ रहा है जी। तो हम लोगों के दौर में तो स्नातक के बाद ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में छात्र सोचता था और तैयारी होती थी। लेकिन विगत लगभग 1 दशक से जी। मैं कहता हूँ कि सीसैट पैटर्न के लागू होने के समय से ही इंटरमीडिएट के बाद से ही तैयारी शुरू हो चुकी है और एक ट्रेंड बन गया है एनसीईआरटी बैच नाम से कि पहले बच्चा जिस समय ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो या बीटेक में हो या मेडिकल लाइन में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन अपने उस एकेडमिक तैयारी के साथ बैकग्राउंड के रूप में वह यदि सिविल सेवा आगे उसका लक्ष्य है तो इसकी भी तैयारी उसे शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष का समय मिलता है जी। इस 3 वर्ष में 2 वर्ष में उसका एक कंप्लीट फाउंडेशन तैयार हो जाता है। बिल्कुल। प्रश्न इससे आगे बढ़ता है सर, और वही आता है कि क्या ये संभव है कि यूपीएससी की कोई तैयारी करे और उसे कोचिंग संस्थान ना जाना पड़े? क्या बिना कोचिंग संस्थान के कोई अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? संभव है क्या? देखिए, कई चीज़ों का उत्तर सीधे हाँ और नहीं में दिया नहीं जा सकता जी। तो इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है, इसका उत्तर नहीं भी हो सकता है जी। दरअसल ये संभव है कि बिना कोचिंग संस्थान में गए भी सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है, उसमें चयनित हुआ जा सकता है, सफल हुआ जा सकता है जी। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। उसके लिए संभव है जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इस प्रकार की है कि उसके परिवार में पहले से ही सिविल सेवा में चयनित उच्च पदस्थ लोग हों, इस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि रही हो और उस प्रकार के लोगों का उसके परिवार में आना जाना रहा हो जी। और व्यक्तिगत रूप से चाहे अनौपचारिक स्तर पर ही सही उस बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए उसके परिवार में ही अभिभावक की तरह से कुछ लोग हों, तो उसके लिए औपचारिक रूप से किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाने की ज़रूरत या अनिवार्यता नहीं है। लेकिन इसके लिए फिर छात्र का बहुत अधिक मेधावी होना और बहुत अधिक परिश्रमी होना आवश्यक होगा।
ये सामान्य छात्रों के लिए संभव नहीं है। नहीं। एक सामान्य छात्र के लिए और सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले के लिए प्रशिक्षण संस्थान की बहुत अधिक उपयोगिता है। और चूंकि अधिकांश लोग तो सामान्य ही होते हैं, विशेष तो कम लोग होते हैं, बिल्कुल। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सामान्यतः यदि बच्चा प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन लेता है जी। तो उसकी तैयारी कम समय में और सुगमता के साथ हो जाती है। बहुत अच्छी बात है सर कि इससे उन लोगों को जिनके मन में ये डाउट चल रहा था कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या फिर अपने घर से ही कर सकते हैं, तो उन्हें मेरे ख्याल से रास्ता दिखेगा। अगला प्रश्न है सर कि यूपीएससी की तैयारी करने का विचार करते हैं या तैयारी शुरू करते हैं तो छात्र सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? क्या गलतियां करते हैं आपकी नज़र में, वो कौन सी गलतियां हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी जब शुरू करते हैं तो वे ये सोचते नहीं कि उन्हें आईएएस क्यों बनना है जी। या सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन पदों पर भी भर्ती होती है उन पदों को क्यों उन्हें हासिल करना है। जी। अधिकांश लोग उस पद से जुड़ा हुआ जो ग्लैमर है उस ग्लैमर से आकृष्ट होकर के उसकी तैयारी करने के प्रति उन्मुख होते हैं। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, जो बच्चों के अभिभावक होते हैं जी। बच्चों से कहीं अधिक वो कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, और वे बच्चे को खुद ही एक तरह से कई बार तो प्रेशराइज भी करने लगते हैं बिना इस बात को देखे कि बच्चे का स्वाभाविक रुझान उस ओर है भी या नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह से बच्चा तो उतना मैच्योर होता नहीं, तो जब वो किसी को देखता है जी। और किसी को देखने मात्र से वो अपने लिए तय कर लेता है कि मुझे भी यही करना है। यहां पर गलती होती है। ये देखने की आवश्यकता होती है कि जिस फील्ड को हम चुन रहे हैं जी। अपने लक्ष्य के रूप में, उसके लिए क्या आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता में दो चीजें होती हैं, एक तो बुनियादी योग्यता होती है जी। और एक वो योग्यता जिसे हम समय के साथ अपने में अपने प्रयासों से विकसित कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम विकसित कर सकते हैं उसके लिए तो हमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो बुनियादी योग्यता है, जिनका सीधा संबंध हमारी स्किल से और हमारी पर्सनालिटी से होता है, वे चीजें पहले हम में होना चाहिए। हमारे थॉट प्रोसेस से होता है, हमारी कुछ भाषा से होता है जी। क्योंकि भाषा का सिविल सेवा या किसी भी परीक्षा में सफल होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे तो हमारे पूरे जीवन में भाषा का बहुत योगदान है, लेकिन परीक्षाओं में विशेष रूप से जी। क्योंकि लिखित परीक्षा के माध्यम से ही अंतिम रूप से चयन होता है जी। तो अब ये जैसे भाषा संबंधी ज्ञान है, लेखन क्षमता है, गागर में सागर भरने की कला है, विश्लेषण करने की क्षमता है, ये रातों रात विकसित नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। तो यदि स्वभावतः बच्चे में ये गुण हैं तो फिर उसका काम बहुत सरल हो जाता है। फिर उसके बाद मेहनत करना और उस बुनियादी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। उसमें नहीं है तो फिर उसके लिए रास्ता दुष्कर हो जाता है। सर, बच्चे जो तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है यूपीएससी में 2 परीक्षाएं और एक इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स बोलते हैं और मेंस एग्जाम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा संभव है कि बच्चे दोनों एग्जाम्स की तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ कर पाएं? देखिए, दरअसल पूरी जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा एक सिस्टम के रूप में देखा जाए तो एक ही है। अच्छा। सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है। अब सिविल सेवा परीक्षा पूरे 1 वर्ष की इसकी प्रक्रिया है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के अंतिम परिणाम के आने तक लगभग 1 वर्ष लगता है जी। और इसके अंतर्गत हमारा जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है जी, सूचनात्मक ज्ञान जी, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के और अन्य सभी में उसका रोल होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो लिखित परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा, उसमें
सूचनात्मक ज्ञान से कहीं अधिक हमारे विश्लेषणात्मक ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो जिसे लोग बोलचाल में इंटरव्यू कहते हैं, जी। उसका फॉर्मल नाम व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट है। उसमें हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का ही परीक्षण हो जाता है। ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें एक साथ एक प्रक्रिया के रूप में चलती हैं। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण, अब कोई ये बच्चा सोचे कि प्री पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि 15-20 दिन बाद इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल हो जाता है। ऐसे ही आपका मुख्य प्रश्न था कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग करें या एक साथ करें। तो पहले का ये ट्रेंड था कि पहले प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा। गार्जियन भी, मैं बरेली के अभिभावकों से कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो इस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नहीं हैं जी। अब तक का जो हमारा अनुभव है यहाँ पर, तो गार्जियन ये कहते हैं कि पहले बच्चा प्री तो पास करे, तब मुख्य परीक्षा की हम कोचिंग करवाएंगे, अब मुख्य परीक्षा पढ़ेगा, पता नहीं प्री में होगा कि नहीं होगा, फिर क्या फायदा। ये दृष्टिकोण गलत है। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि एक ही परीक्षा के, ये 3 अलग अलग परीक्षाएं नहीं, एक ही परीक्षा के 3 चरण हैं, सीढ़ी की तरह से। तो पहली श्रेणी के ऊपर दूसरी श्रेणी बनती है, दूसरी के ऊपर तीसरी श्रेणी बनती है, ये 3 अलग अलग श्रेणियां नहीं है। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार जुड़ा हुआ है जी। तो ऐसे में यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के दौरान केवल प्रारंभिक परीक्षा ही ध्यान में रखेंगे तो ये रणनीति एकदम गलत होगी, क्योंकि फिर हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी कि मुख्य परीक्षा में विशेष भूमिका होती है। और दूसरी बात ये कि जैसे सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में भी है। ठीक है। तो जब हम सामान्य अध्ययन यदि विस्तार से पढ़ते हैं, केवल प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ते हैं जी। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के चलते हैं, समग्र दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सरल होता है। क्योंकि यदि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं तो उनको भी हम हल कर पाएंगे यदि मेंस के अप्रोच से शुरू से चल रहे हैं तो। अब मुख्य परीक्षा में तो उसी तरह के प्रश्न ही रहेंगे, तो वो भी हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड हमारा प्री के दौरान ही तैयार हो गया रहेगा। तो इसलिए दोनों को लेकर के चलना चाहिए। एक प्रश्न बहुत आता है बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में भी, जब बात आती है वैकल्पिक विषय चुनने की, तो वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए, मतलब आप अगर सजेशन देंगे तो किस तरह से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसके पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वर्तमान समय में यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय रखना होता है, जिसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले 2 वैकल्पिक विषय रखने होते थे। ठीक है। पीसीएस में भी पहले 2 सब्जेक्ट रखने होते थे वैकल्पिक विषय के रूप में, बाद में उसमें से एक खत्म कर दिया गया और वर्तमान समय में दोनों को ही समाप्त कर दिया। पीसीएस में दोनों खत्म हो, तो पीसीएस में तो वैकल्पिक विषय रखने ही नहीं होते हैं। सारे जो प्रश्न पत्र होते हैं वो अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं सबके लिए। अब यूपीएससी अभ्यर्थियों की जहाँ तक बात है, उनके लिए वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करना चाहिए। दरअसल वैकल्पिक विषय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सफलता में, क्योंकि पूरी परीक्षा में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। 250 नंबरों के इसके 2 पेपर होते हैं, अर्थात 500 का। अब वैकल्पिक विषय हम जानते हैं कि हर विषय की अपनी कुछ प्रकृति होती है स्कोरिंग के हिसाब से। कुछ विषयों में स्वभावतः अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, कुछ विषयों में एवरेज मार्किंग होती है और उसमें नंबर लाना कठिन होता है, इसलिए उसको टफ विषय लोग मानते हैं। जबकि जब अंतिम परिणाम परीक्षा का घोषित किया जाता है तो वहाँ ये तो देखा नहीं जाता है कि किस बच्चे ने क्या वैकल्पिक विषय रखा, कि इसमें ज़्यादा नंबर आ गया तो इसको ये करो, इसमें कम नंबर आता है इसलिए इसे कम में भी ज़्यादा दे दो। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस वैकल्पिक विषय को चुनें जो हमें अच्छे अंक भी दिला सके और इसके साथ साथ हम उस विषय में अपने को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। तो दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। एक तो उस समय के परीक्षा के ट्रेंड को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि आयोग में हमेशा
लगातार एक ही विषय बहुत अच्छा नहीं चलता है। अच्छा स्कोरिंग नहीं होती है। हाँ, 3 साल 4 साल तक ये देखा जाता है कि किसी एक विषय में बहुत अच्छे अंक आते हैं और बहुत सारे लड़के उस विषय को रखते हैं जी। और जब एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो आयोग कभी भी ट्रेंड सेट होने नहीं देता है। तो जैसे ही ट्रेंड टाइप का डेवलप होने लगता है, अधिकांश बच्चे उसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित करते हैं, तो आयोग जो होता है अब वो उस विषय को थोड़ा उसमें स्कोरिंग पैटर्न उसको लो कर देता है, ठीक। ताकि बच्चे केवल एक ही विषय पर निर्भर न होने में, क्योंकि वैकल्पिक विषय में इतने सारे विषय हैं, सभी छात्र को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा कि वैकल्पिक विषय का चयन करते समय हमें सबसे ज़रूरी ध्यान है, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए स्पेशली यूपीएससी के छात्रों को। इसमें परीक्षा के माध्यम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है वैकल्पिक विषय का चयन करने में। जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी माध्यम में बेहतर ढंग से तैयारी करना मुश्किल है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनका कि हम तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य ही रखता है, तो वहाँ पर साहित्य जिस भाषा का है उसी भाषा में आपको लिखना है। तो भाषा की वजह से अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम में जो विभेद उत्पन्न होगा, उस विभेद या उस अन्याय से वो छात्र बच जाएगा यदि वो हिंदी माध्यम का छात्र है और हिंदी साहित्य ही वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित कर लेता है। या सोशल साइंस के कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हिंदी में भी पर्याप्त रूप से और स्तरीय अध्ययन सामग्री है, तो ऐसे विषयों का भी चयन कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैकल्पिक विषय के रूप में। ठीक है। लेकिन यदि हिंदी माध्यम का छात्र कुछ ऐसे विषयों का चयन करता है केवल इसलिए कि उसने स्नातक में या उससे पहले की कक्षाओं में उस विषय को पढ़ा है, जैसे मनोविज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है, अब इन सब विषयों में हिंदी माध्यम में स्तरीय किताबें नहीं हैं आज भी जी। तो उसमें स्वाभाविक है कि उस वैकल्पिक विषय में हिंदी माध्यम से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना मुश्किल होगा। मतलब बहुत मेहनत करके ला सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम। उतना ही मेहनत करके यदि हम कोई दूसरा विषय जिसमें हिंदी माध्यम में पर्याप्त सामग्री रखते हैं तो हम बेहतर नंबर प्राप्त करते हैं। तो एक तो हिंदी माध्यम के छात्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, वे छात्र जिनके लिए माध्यम कोई समस्या नहीं, तो उन छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, तो उसके लिए कम से कम 3-4 बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसे ये देख करके नहीं जाना चाहिए कि इस समय ये लड़के इस विषय से टॉप कर गए, क्योंकि टॉपर्स आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। टॉपर्स को दृष्टांत के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए, सबसे जरूरी है कि उस बच्चे की उस विषय में अभिरुचि है कि नहीं। यदि सबके लिए वो विषय आसान है लेकिन उस बच्चे की व्यक्तिगत रूप से उस विषय में अभिरुचि नहीं है और वो केवल दूसरों को देख करके उस विषय का चयन करता है, तो निश्चित रूप से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। रुचि का होना बहुत जरूरी है। यदि सिलेबस उसका बड़ा भी है और बच्चे की रुचि उस विषय में स्वाभाविक है, तो वो बड़ा व्यापक पाठ्यक्रम होने के बावजूद भी उसकी बेहतर तैयारी कर लेगा, क्योंकि उसे पढ़ने में थकान उबन महसूस नहीं होगी, बढ़िया से तैयारी उसकी। दूसरा, ये देखना चाहिए कि जिस विषय को हम चुन रहे हैं हमारे माध्यम के अनुरूप उसमें पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, आसानी से उपलब्ध हो जा रही है कि नहीं। तीसरा, ये भी देखना चाहिए कि वो विषय बाय नेचर किस प्रकार का, जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें हर वर्ष कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इसमें छात्र ऐसा नहीं होगा कि एक साल आपने तैयारी कर ली तो फिर अब अगली बार केवल उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करना है, अपडेट करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सचेत रहते हुए हर बार पर्याप्त परिश्रम करना होगा। आप निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं। लेकिन साहित्य है या इतिहास जैसे विषय हैं, इनको हम स्टैटिक सब्जेक्ट कह सकते हैं, जिनमें एक प्रकार की स्थिरता होती है। यदि छात्र बहुत डायनामिक नहीं है तो उस स्थिति में वो इस प्रकार के विषयों का चयन कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी उसे वैकल्पिक विषय का चयन करते समय देखना होगा कि जैसे उसमें जैसे साइंस के विषय, तो साइंस का छात्र होगा, स्वाभाविक है वो साइंस का सब्जेक्ट रखना चाहेगा। हालांकि ट्रेंड ये है कि बहुत सारे साइंस के छात्र भी आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ तक कि कितने तो हिंदी साहित्य भी रखते हैं।
लेकिन यदि वो अपना विषय रखता है, क्योंकि साइंस के छात्रों को बहुत लंबे चौड़े उत्तर लिखने की आदत नहीं होती या उसमें बहुत भाषाई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आर्ट्स के विषयों में इस प्रकार की चीज है। तो जब वो कोई साइंस बैकग्राउंड का छात्र आर्ट्स के इस प्रकार के सब्जेक्ट को रखता है, तो उसे इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाषाई दृष्टि से उस भाषा पर उसकी पर्याप्त पकड़ है या नहीं। एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है सर, और ये भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब शुरुआती दौर होता है किसी भी छात्र के लिए या अभिभावकों के लिए, जब वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करवाएं, तो एक दिमाग में चलता है कि कितने घंटे पढ़ लेगा तो हो जाएगा। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कोई बताएगा कि 4 घंटे पढ़ के ही हो सकता है, कोई कहेगा कि 8 घंटे सोना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जी रहे हैं और आप बता रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका इस पर आपका अनुभव क्या कहता है और आपकी सजेशन क्या है छात्रों के लिए, कितने घंटा पढ़ना जो है वो पर्याप्त रहता है यूपीएससी के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल ही बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि सिविल सेवा परीक्षा या राज्य स्तर की जो पीसीएस परीक्षा है, ये देश और प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से है जी। इसलिए इसके लिए कठोर परिश्रम तो आवश्यक है जी। इसका कोई विकल्प नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कठोर परिश्रम का क्या अर्थ लगाया जाए, कितना घंटा। तो निश्चित रूप से पढ़ाई को घंटों में नहीं मापा जा सकता, विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को घंटों में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है और न केवल विस्तृत है बल्कि बहुआयामी है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हर चीज इसके अंदर। तो इसके लिए घंटा नहीं, क्योंकि आप कई घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप मनोयोग से नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा छात्र अपेक्षाकृत कम घंटे पढ़ रहा है लेकिन 100% मनोयोग से पढ़ रहा है, तो उसके कम घंटे भी दूसरे छात्र के अधिक घंटे से बेहतर परिणाम देगा। तो इसलिए घंटे में नहीं इसको मापना चाहिए, इसमें ये देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कितना तैयार करना है, और प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति महीने का हमारा टारगेट क्या है, कितना पढ़ करके हम अपने उस टारगेट के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, उतना घंटा हमें मिनिमम पढ़ना होगा। अब ये सबके लिए एक ही फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि हर छात्र की अपनी अपनी प्रतिभा होती है, अपनी अपनी स्मरण शक्ति होती है, अपनी चीज़ों को समझने की क्षमता होती है। इसलिए जितनी आपकी क्षमता हो आप अधिकतम पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी कीमत पर 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत। मेन चीज़ तो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स आप कितनी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं समझ पाया। हाँ, नहीं आपने सही कहा। एक आज के समय के हिसाब से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है सर कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इनमें से आप किसको बेहतर मानते हैं, और क्या ये संभव है कि कोई बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर ले? पहले ही मैंने बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी केवल किताबी ज्ञान नहीं है जी। ऑनलाइन आप किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं जी। वो भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते जी। दूसरी बात कि जो स्किल होता है जी। उस स्किल को तो हम ऑफलाइन ही अर्न कर सकते हैं। जी। और जैसे उत्तर लेखन है, स्तरीय उत्तर लिखना, समय सीमा के भीतर उत्तरों को लिखना, उत्तरों को बेहतर से बेहतर परिष्कृत करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे में आमने सामने लिखा जाए, उसको चेक करवाया जाए, उससे फीडबैक लिया जाए, फीडबैक को ध्यान में रख करके फिर से उसको आगे प्रयास किया जाए, और लगातार उसका मूल्यांकन होता रहे, लगातार परिमार्जन होता रहे, तब जाकर के हम परफेक्शन के लेवल पर पहुंचते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ये पूरी तरह से संभव नहीं है। तो इसलिए हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन उपयोगी नहीं है, पूरक के रूप में ऑफलाइन कोचिंग होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो कहीं पर किसी छात्र को ऑफलाइन से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो जो अधूरापन रह गया है उसकी पूर्ति वो ऑफलाइन से कर सकता है।
यानी दोनों माध्यम कहे जा सकते हैं, लेकिन परफेक्शन नहीं कह सकते कि हाँ, ऑनलाइन से परफेक्शन आ हाँ, सकता मैं है। बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन से परफेक्शन तो आ नहीं पाएगा, उसका हम पूरक के रूप में इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट के रूप में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, अब हम पॉडकास्ट के तीसरे प्रहर की तरफ पहुंच रहे हैं और तीसरे चरण में जो बात हमें करनी है वो करनी है छात्रों की और यूपीएससी की तैयारी करते समय आने वाली चुनौतियों की, जो छात्र जिनको फेस करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका ये सबसे पॉडकास्ट का। महत्वपूर्ण पार्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चूंकि आप इससे जुड़े हैं, एक लंबे समय से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को संतुष्ट कर हाँ, पाएंगे, हाँ, उनको बिल्कुल, मार्गदर्शन भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और पहला प्रश्न यही है कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बच्चा बैठा और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। ये संभव नहीं होता कि एक बार में कर लिया या दो बार में कर लिया। कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तब जब कई बार लगातार असफलताएं मिलती हैं तो बच्चे के मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, पेरेंट्स का दबाव अलग तरह से होता है। ऐसी कंडीशन में जब असफलता का दौर चल रहा हो, छात्रों को क्या करना चाहिए? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा ज्ञान की परीक्षा तो है ही, जी योग्यता की परीक्षा है, लेकिन इससे भी बड़ी ये धैर्य की परीक्षा है। जी तो धैर्य की परीक्षा में भी छात्र को सफल होना होगा। जी अतः परीक्षा की तैयारी के दौरान ही उसके दिमाग में एक स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए कि हम इस परीक्षा को केवल देने के लिए नहीं दे रहे हैं। जैसे कई बच्चे आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि सर मुझे एक अटेम्प्ट देना है, दो अटेम्प्ट देना है, दे के देखना है, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। ठीक है। मैं कहता हूं कि तो इससे अच्छा मत दो। आपका पहली बार में भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है कि मैं दे के देख रहा हूं। देखने के लिए नहीं देना है, चयनित होने के लिए देना है। जब हम इस अप्रोच से लगते हैं तभी अपना हम 100% उस परीक्षा के लिए दे पाते हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि अपना 100% कमिटमेंट के साथ हम उस परीक्षा की तैयारी करें। ठीक अब है। इतने के बावजूद भी असफलता मिल सकती है तो क्या करें? तो उसके लिए दो चीजें करनी होंगी। एक तो इसीलिए अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था ऑनलाइन ऑफलाइन का। जब बच्चा ऑनलाइन होता है तो उसके पास कोई ऐसा मेंटर नहीं होता है जो इस प्रकार के तनावपूर्ण और असफलता के दौर से जब बच्चा गुजर रहा है, एक प्रकार के मानसिक अवसाद की स्थिति में आता है, तो उसको समझा सके, उसको धैर्य बधा सके और निराशा के उस भंवर जाल से उसको निकाल सके। तो ऐसे में एक अनुभवी मार्गदर्शक का होना जो उसे प्रेरित करता रहे, हताशा निराशा के झमेले से उसको बाहर खींच करके ला सके और उसमें आशा का नवीन संचार कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति का होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये जरूरी नहीं है कि वह कोई शिक्षा के ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। उसके घर के उसके जो अभिभावक हैं, जी। माता पिता, बड़े भाई, वे भी इस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। यदि वो इस क्षेत्र से थोड़ा मोड़ा जुड़े हैं तो और बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। सर, आज का जो दौर है इसको हम सोशल मीडिया का दौर कह रहे हैं। और सोशल मीडिया तो अभी हमारे एक मित्र थे, पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात कही थी, मेरे जहन में बस गई वो बात, कि सोशल मीडिया जो है दोधारी तलवार है। इसे आप कैसे यूज करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, असल में उसका नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदे ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक दुधारी तलवार की बात है, इसको सर मैं तैयारी से जोड़ के हाँ हाँ जानना हाँ चाह हाँ, रहा हर वैज्ञानिक आविष्कार अपने आप में दुधारी तलवार है। जी। सोशल मीडिया ही क्यों, हर हूँ। चीज़ जी जी उसका उपयोगी होना या नुकसानदायक होना, हानिकारक होना, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको किस नज़रिए से लेते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के बारे में भी ये बात लागू होती है, लेकिन स्पेशली सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के नज़रिए से यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है सोशल मीडिया का रोल। बिल्कुल। तो एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए सोशल मीडिया की उपयोगिता सीमित है और न केवल अपने व्यक्तिगत विचार से, बल्कि अपने पूर्व सफल छात्रों के अनुभव से भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, और जो भी छात्र सुन रहे हैं जी वे जरूर इस बात को ध्यान से सुने। तमाम हमारे छात्रों ने जो उच्च पदों पर चयनित हुए सिविल सेवा में या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, उनका ये कहना था कि
जब से उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की, तब से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट ही नहीं रखा। यदि पहले से था तो उसको भी डिलीट कर दिया, या डिलीट नहीं भी किया तो फिर वो उन्होंने कभी उसको ओपन करके जब तक सफल नहीं हो गए तब तक उन्होंने देखा ही नहीं। तो इससे पहली बात तो ये प्रमाणित हो जाती है कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया का होना आवश्यक नहीं है। अब यदि कोई छात्र बहुत रिजर्व है, संयमित है, अनुशासित है और अपना एक निश्चित टाइम फिक्स कर रखा है और केवल उस समय सीमा के भीतर ही सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर सोशल मीडिया उसके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अल्कोहल के बारे में कहा जाता है कि यदि हम एक्सेसिव रूप में यूज करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मेडिसिन की तरह से या मेडिसिन में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर वो जीवन रक्षक का भी काम करता है। सोशल मीडिया, सिविल सेवा अभ्यर्थी जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे या निबंध के अंतर्गत कि आज के समय में सोशल मीडिया की भूमिका या सोशल मीडिया कितना हानिकारक या कितना लाभदायक, या सोशल मीडिया के समाज पर दुष्प्रभाव, ऐसे बहुत सारे। तो यदि हम सोशल मीडिया से प्रैक्टिकली जुड़े हैं तो इस प्रकार के सवालों के उत्तर लिखने में कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी। लेकिन यदि हम एक दो सवालों के उत्तर को लिखने के लिए हम कई घंटे लगातार सोशल मीडिया पर हैं, तो जितना हम फायदा उठाएंगे दूसरे सेक्शन में हम उतना पीछे हो जाएंगे। तो संयमित रूप से इसका इस्तेमाल करें तो ठीक है, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सर, क्योंकि ये अच्छे दर्शकों के पास पहुंचेगा, उसमें तैयारी करने वाले बच्चे भी होंगे, उनके पेरेंट्स भी इसको देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, तो जो परिवार का एक दबाव आता है, मान लीजिए बच्चा बरेली में तैयारी कर रहा है, कहीं गांव से आया आकर के यहाँ रह रहा है, परिवार वाले भी पूछते हैं कि परीक्षा कब है, ये तब तक पूछते हैं जब तक परीक्षा नहीं हुई। जब परीक्षा होती है उसके बाद पूछना शुरू कर देते हैं, हो जाएगा ना इस बार, कैसी तैयारी की। कहने का मतलब ये कि एक जो दबाव आता है परिवार से, तो ये बच्चों को आप जो तैयारी करने वाले हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि इस परिवार के दबाव को किस तरह से झेलेंगे? देखिए, इसमें दो तरह का दबाव है जी, और दोनों एक ही तरह का दबाव नहीं है, अलग अलग दबाव है। एक होता है समाज का दबाव, दूसरा होता है परिवार का दबाव। जहां तक समाज के दबाव की बात है, समाज के दबाव की हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, और यदि हमारे परिवार का पूरा पूरा समर्थन हासिल है, परिवार का दबाव नहीं है, तो समाज के दबाव की बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए एक अभ्यर्थी को, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में उस तरह से नहीं है। आप अभी एक अभ्यर्थी, एक छात्र के रूप में ही, लेकिन परिवार के दबाव की जहाँ तक बात है, इसकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी बच्चे के परिवार में उसके माता पिता या जो भी अभिभावक हों, यदि इस प्रकार के हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, परीक्षा की कठिनाई को समझते हैं, इस परीक्षा के दौरान जो संघर्षों से गुजरना होता है उस संघर्षों को भली भांति समझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे बच्चे पर दबाव बनाएंगे नहीं। परीक्षा की अनिश्चितताओं को समझते हैं तो भी वो दबाव नहीं बनाएंगे। देखिए, दबाव तब तक बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए जब तक कि हम देखते हैं कि बच्चा अपना काम ठीक से कर रहा है। परिणाम सकारात्मक हो रहे हैं या नकारात्मक हो रहे हैं, इसकी हमें चिंता ही नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा एक अनुशासित जीवन जी रहा है, अपने समय का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, पूरे मनोयोग से लक्ष्य के प्रति समर्पित है। तो परिणाम कितना भी नकारात्मक आए, बच्चे का उत्साहवर्धन करना चाहिए, न कि दबाव बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम चाहे ना चाहे सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का दबाव तो होता ही है। तो जब हम समाज का दबाव होता है तो हमें संबल कहाँ से मिलेगा? परिवार से मिलेगा। बिल्कुल। अब जब समाज का भी दबाव है, ऊपर से परिवार का भी दबाव हो जाए तो बच्चा तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फिर आगे की तैयारी कहाँ से कर पाएगा? और व्यवहारिक रूप से जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी 2 साल पहले शक्ति दुबे जी, तो यूपीएससी में उन्होंने टॉप किया। शुरू के 3 प्रयासों में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं किया। अब सपोज कीजिए कि समाज का तो दबाव होगा ही, परिवार का भी दबाव होता, तो 3 प्रयासों के बाद होता कि छोड़ो अब ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, जब प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं पास किया तो क्या करोगे? लेकिन उनके परिवार के लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। चौथे प्रयास में उन्होंने मुख्य परीक्षा दिया
साक्षात्कार तक पहुंची और अगले बार में उनका टॉप कर गई यूपीएससी में। तो इसलिए परिवार का दबाव नहीं होना चाहिए। परिवार को तब तक बिल्कुल नहीं दबाव देना चाहिए जब तक कि उन्हें लगे कि हमारा बच्चा अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। अब एक ऐसा प्रश्न है सर जो कि आप शुरू में हालांकि बता चुके हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और रैप अप करना चाह रहा हूँ। क्या हर बच्चा यूपीएससी के लायक होता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। और कई बार अपने व्यावसायिक जीवन में मैं इससे बड़ा रूबरू होता हूँ। जी। बहुत बार बच्चे जब आते हैं अपने अभिभावक के साथ तैयारी करने के लिए, तो ये प्रश्न मेरे मन में खुद पैदा होता है जी। कि क्या ये जो छात्र बैठा है ये यूपीएससी की तैयारी इसे करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जी। या क्या मुझे इसके अभिभावक से स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इसको कुछ और तैयारी करवाइए, ये इस योग्य नहीं है। जी। तो देखिए, हर चीज के लिए या हर क्षेत्र के लिए कुछ खास और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। जी। स्वाभाविक है कि वो योग्यता जो धारण नहीं करता है जी। या प्रयासों के बाद भी विकसित करने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। जी। इसलिए हर कोई तो यूपीएससी के लिए नहीं बना होता। स्पष्ट उत्तर है साफ साफ बेबाकी के साथ कि हर किसी के लिए यूपीएससी नहीं है। जिसमें पर्याप्त अनुशासित जीवन जीने की क्षमता हो, जी। जो कठोर परिश्रम कर सके, जी। जिसमें पर्याप्त धैर्य भी हो, जी। और इसके साथ साथ वह बहुत शार्प ब्रेन का विद्यार्थी भले न हो, लेकिन औसत दर्जा या उससे थोड़ा ऊपर का छात्र हो, उसी को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। यदि ये 3-4 बातें उसमें नहीं है तो उसे अपना समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए। सर, आपसे इसी उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि आप जाने जाते हैं मुखर होकर बात करने के लिए। हालांकि इससे आपका व्यावसायिक हानि भी हो सकती है। कुछ ऐसे छात्र जो हो सकता है आपके यहाँ आना चाहते हो। मुझे अपने व्यवसायिक कहानी की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं मार्गदर्शक हूँ। अपने व्यवसायिक लाभ के लिए गलत मार्गदर्शन दिया जाए तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। नहीं सर, बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं और इसीलिए शायद आज आप यहाँ हैं और आपकी बात लोगों तक पहुँच रही है। सर, अगला जो स्टेप है हमारे पॉडकास्ट का, उस पर हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था और समाज। उससे भी बहुत सारे प्रश्न निकल रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस आए थे हमारे पास कि हम वो प्रश्न आपसे पूछें और उनके उत्तर जानने की कोशिश। क्योंकि आप मुखर होकर बोलते हैं तो उम्मीद है कि आप सही का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से आप बातों को रखेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, और वो ये है कि सर, आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इस पर बहुत सारे नेता तो बोलते ही रहते हैं, विपक्ष के अलग बोलेंगे, पक्ष के अलग बोलेंगे। क्योंकि आप एजुकेटर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो जाहिर सी बात है आप जिस बात को रखेंगे तो उसके कुछ ना कुछ तथ्य होंगे आपके पास। तो जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी आज की, उसमें क्या कमियां आप देखते? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था में कि एक तो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत अधिक, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था में केवल रोजगारोन्मुखता कोई प्रधानता नहीं दी जानी चाहिए, चरित्र निर्माण पर भी पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। हमारे प्राचीन गुरुकुलों की जो परंपरा रही उसमें चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। एक चरित्रवान व्यक्ति अपने जीवन के कठोर से कठोर संघर्ष का सहर्ष सामना कर सकता है और बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और यदि उसमें वो चरित्र नहीं है तो उसे कोई भी अच्छी सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन आज की शिक्षा में चरित्र निर्माण को एकदम दरकिनार कर दिया गया। दूसरी बात ये, इवन चूंकि हम पूरी बात ही यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे साहित्य है, साहित्य को कहा गया समाज का दर्पण। तो हमारे अध्ययन अध्यापन में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ से रही है। बिल्कुल रही है। लेकिन हाल के वर्षों में मैं देखता हूं कि साहित्य की भूमिका दिनों दिन कम होती जा रही है। यहाँ तक कि जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं ही हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जब वैकल्पिक विषय था तो बहुत सारे बच्चे हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य या अंग्रेजी साहित्य ये रखते, तो साहित्य का आदमी अध्ययन करता था। एकेडमिक्स में वो साहित्य को एक विषय के रूप में रखता था, क्योंकि उसे दिमाग में रहता था कि आगे चल करके हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखूंगा। अब जब एकेडमिक्स में ये विषय खत्म होते जा रहे हैं, वैकल्पिक विषय खत्म होते जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सेवा वगैरह में, तो एकेडमिक्स में बच्चा सोच रहा है कि इसको पढ़ के करेंगे क्या,
सकता। तो वहां पर भी इसकी भूमिका खत्म हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम मशीन बन रहे हैं। हम एक सामाजिक व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति, समाज को जानने और समझने की क्षमता से युक्त व्यक्ति हम नहीं बन पा रहे हैं जी। तो आज की शिक्षा में ये बड़ी कमी है, मूल्यों का ह्रास है। शिक्षा जो है मूल्य परक होनी चाहिए, लेकिन व्यावसायिकता की अंधी दौड़ के कारण शिक्षा अपनी मूल्य परकता खोती जा रही है। तो ये आज के दौर में ये दो बहुत मूलभूत कमियां हम शिक्षा में पा रहे हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यावसायिकता की वजह से इसका नैतिक मूल्यों का इसमें ह्रास है, चरित्र निर्माण पर फोकस बहुत कम हो गया है। और दूसरा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में योग्य लोग बड़ी मुश्किल से आ पा रहे हैं और अयोग्य लोगों की भरमार। अगला प्रश्न है, शायद उसके लिए उससे आप भी असहज हो, क्योंकि मुझे पूछना है, अपने दर्शकों तक लेकर जाना आप बेधड़क होकर पूछिए, मैं असहज नहीं होऊंगा। अगला प्रश्न है सर कि ये कोचिंग संस्कृति, ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नीट के लिए भी मैं मान के चल रहा हूँ, 10th 12th की भी आजकल चल रही है। जो कोचिंग संस्कृति है ये लाभदायक है या हानिकारक? क्यों ना, जैसा कि लोग कह रहे हैं और सामने भी आ रहा है चीजों से कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर आउट होते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं, उनमें कई कोचिंग संस्थान भी इन्वॉल्व होते हैं और इन्हें शिक्षा माफिया कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये संस्कृति सही है और इन्हें शिक्षा माफिया क्यों ना कहा जाए? मैं देखूं खुद अपने जीवन में जी 90 के दशक में जी जब हम लोग इलाहाबाद में रह रहे थे, खुद एक प्रतियोगी के रूप में थे, तो जो इलाहाबाद उस समय आईएएस का गढ़ माना जाता था। यहाँ तक कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय का एक छात्रावास था, अमरनाथ झा छात्रावास, ए झा हॉस्टल, तो उसे तो आईएएस हॉस्टल नाम ही दिया गया था, क्योंकि केवल उस एक हॉस्टल से हर वर्ष 20 लड़के आईएएस में से बनते थे, प्रॉपर आईएएस में सेलेक्ट होते थे। तो उस दौर में भी प्रयाग विश्वविद्यालय के होने के बाद और इलाहाबाद इतना बड़ा गढ़ होने के बावजूद भी शायद ही कोई प्रशिक्षण संस्थान था या एक दो कोचिंगें रही होंगी जी। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हम थे वहां पर तो केवल 2 प्रशिक्षण संस्थान, प्योरली सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड केवल 2 ही प्रशिक्षण संस्थान थे जी। और वो भी बहुत स्तरीय नहीं थे। छात्र खुद से तैयारी करते थे। होता यह है कि जहां पर बहुत अधिक संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं तो छात्र उनमें से बहुत सारे सफल होते हैं। अब उनके साथ जो बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं तो उनको देखते हैं कि ये इन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या नोट्स तैयार किया, कैसे लिखा, तो उनसे उनको एक प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है अनौपचारिक रूप, और उसके माध्यम से बिना औपचारिक कोचिंग लिए भी वो बच्चे सफल होते रहे। और ऐसा ट्रेंड नहीं था कि कोचिंग किया ही जाए। ठीक। खुद मैं आपको बताऊं, हम लोगों के दौर में प्रारंभिक परीक्षा की कोई कोचिंग करता नहीं, और प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग के लिए यदि कोई बच्चा सोचता था तो उसको लोग बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते थे कि यार ये बहुत कमजोर छात्र है, ये प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग की बात कर रहा है। ये मान के चला जाता था कि यदि छात्र ठीक है तो प्रारंभिक परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ही लेना है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने खुद बिना किसी विशेष तैयारी के सिविल सेवा में 4 बार मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण। एकेडमिक्स की जो अपनी पढ़ाई स्तरीय ढंग से, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेस चलते थे, अध्यापक बहुत स्तरीय होते थे, और शुरू से दिमाग में रहता था कि हमें आगे चल करके प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विषयों का प्रयोग करना है, इस ज्ञान का प्रयोग करना है। तो शुरुआत से ही सचेत होने की वजह से बिना किसी खास तैयारी के भी प्रारंभिक परीक्षा आदमी उत्तीर्ण कर ले। मुख्य परीक्षा में जैसा मैंने पहले ही बताया कि लेखन क्षमता इत्यादि होनी चाहिए, तो उसके लिए जरूर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हर हालत में कोचिंग होना ही होना चाहिए। जैसा मैंने कहा ना कि इससे काम सरल हो जाता है। यदि आपको कहीं जाना है और आपने पहले से रास्ते के बारे में पता नहीं किया है तो भी भूलते भटकते पहुंच सकते, थोड़ा समय आपका ज्यादा लग जाएगा। और यदि आप पहले ही से आपने जीपीएस लगा लिया और उस पे जो भी रूट दिखाया जा रहा है तो बिना रुके डायरेक्ट सीधे वहीं पर जाकर के आप पहुंच गए, तो समय और साधन दोनों ही बचता है। प्लस यदि बहुत संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि उस प्रकार की नहीं है, तो हमें उस प्रशिक्षण संस्थान और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के माध्यम से मदद मिल जाती है। ये इसकी भूमिका है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर सर। माफिया, शिक्षा माफिया की बात है। तो देखिए, निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। इस लाइन में ऐसे इधर के दिन से मेरा आशय है कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन का कोरोना काल के समय से जब से प्रचलन हुआ, तब से शिक्षक बनना आसान हो गया है। ठीक है। और ऐसे तमाम लोग शिक्षक बन सकते हैं
जो आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले शिक्षक होने का मतलब ये होता था और आज भी वही होना चाहिए कि जिस चीज की आप शिक्षा दे रहे हैं ना, उसे आपने आत्मसात किया, आपने उसको हृदयंगम किया है। आज क्या है, आज शिक्षक होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, सारी चीजें डिजिटल बोर्ड में फीड हैं, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में है, आपने ओपन किया, क्लिक किया और उसके बाद चीजें आने लगी, उसको पढ़ते गए, हल्का हल्का एक्सप्लेन करते गए, आप टीचर हो गए, पढ़ाने लगे। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अब पहले क्या होगा, भूगोल पढ़ाने वाला टीचर जब तक उसे बढ़िया मैपिंग नहीं आएगी तब तक भूगोल का अच्छा टीचर नहीं हो सकता। आज क्या है भाई, आपके डिजिटल बोर्ड में सब चीजें डाउनलोडेड हैं, आपने तुरंत क्लिक किया, इंडिया का मैप आ गया, वर्ल्ड का मैप आ गया, यूपी का मैप आ गया, आपके बरेली का मैप आ गया। आपको केवल ये बता देना यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, मैप बनाने आए और चाहे ना आए। तो अब ऐसे में आप भूगोल के भी शिक्षक हो सकते हैं। तो शिक्षक बनना, जैसे मैंने बताया, कि आसान हो गया। इसकी वजह से जो स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण है, जो मौलिक योग्यता एक शिक्षक में होनी चाहिए, उसको न रखते हुए भी बहुत सारे लोग शिक्षक होने लगे और उन्होंने बहुत बड़ा भ्रम पाल लिया। और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल या भौतिक संसाधनों से संपन्न होने की वजह से उसका उन्होंने आवश्यकता से ज्यादा व्यावसायिक दोहन शुरू किया है और निश्चित रूप से छात्रों को उसका लाभ कम प्राप्त होता है और उन लोगों को उसका लाभ प्राप्त अधिक होता है जो इसका संचालन करते हैं। और ऐसे लोगों को हम शिक्षा माफिया कह सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षक नहीं है, शिक्षा के माध्यम से एकमात्र उद्देश्य उनका धनार्जन रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, शिक्षक ऐसे होते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, वो साइकिल से आता था, और एक नहीं, ऐसे कई प्रोफेसर होते थे, और ऐसी साइकिलें जिनका पेंट पूरी तरह से छूट चुका है, और वो अपने हाथ से साइकिल को उठा करके, और एक दो सीढ़ी ऊपर है तो ऊपर उठा करके और डिपार्टमेंट के भीतर ले जा करके खड़ा किया करते थे, चपरासियों होने के बावजूद। मतलब कि शिक्षक डाउन टू अर्थ होता था, शिक्षक ग्लैमरस नहीं होता, शिक्षक आदर्श होता था। आज क्या है, शिक्षक ग्लैमरस होना चाहता है, वो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, वो अधिक से अधिक धनार्जन करना चाहता है। पहले का शिक्षक एक गुरु के रूप में अपने दायित्व की अनुभूति रखता था, आज वो नहीं। इसलिए बहुत दुखद है कि शिक्षक के साथ या शिक्षा के साथ माफिया शब्द जुड़ रहा है, लेकिन ये आज की कटु सच्चाई है। सर, उम्मीद यही थी कि आप एकदम से स्पष्ट बात करेंगे और आपने वैसा किया भी, इसके लिए आपका साधुवाद भी है। अगला प्रश्न है सर कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के युवा या युवतियां आपके साथ, आपके पास आते होंगे शिक्षा लेने, दोनों में आप क्या अंतर देखते? भारत गांव का देश है। तमाम अर्बनाइजेशन के बावजूद अभी भी 2/3 से कहीं अधिक ही जनसंख्या हमारी गांव में रहती है। और खुद हमने देखा कि गांव के बहुत से छात्र IAS और PCS में चयनित होते रहे हैं। तो इसलिए गांव और शहर के छात्र के बीच अंतर करना कोई बहुत उचित नहीं होगा। यदि कोई गांव का ही है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत ग्रामीण है, अर्थात शिक्षा दीक्षा का घर में माहौल नहीं है, पढ़े लिखे लोग या शिक्षा से जुड़े हुए लोग परिवार में नहीं है, तो ऐसे में गांव के छात्र के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि वो गांव में ही रहता है और परिवार में शिक्षा का पर्याप्त माहौल है, तो मैं नहीं समझता कि गांव और शहर में कोई खास फर्क होगा। संसाधनों की जहाँ तक बात है, तो अब हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है, हर गांव में अखबार आते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, या इंटरनेट का ज़माना है तो हर चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इसलिए अभी ये भी नहीं। रही बात प्रशिक्षण संस्थान वगैरह की, तो छात्र अब स्कूल कॉलेजेस भी हर जगह लगभग हो गए हैं, वो अपना वहाँ पर आकर के कर सकता है। तो इस मामले में मैं बहुत विशेष नहीं देखता। इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बिल्कुल ही बदलाव होना चाहिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रशासन में ऐसे लोग आए हैं या आ रहे हैं जो भारतीय जनजीवन के यथार्थ को नहीं समझते और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भारत के बारे में या भारत के समाज के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ करके, कुछ तैयारी करके यथार्थ को नहीं समझा जा सकता। इसलिए भारतीय प्रशासन में उस प्रकार के गंभीर दायित्व का निर्वाह करने वाले लोगों का अभाव है जो देश के सामान्य जन की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में समझते हैं। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों की शुरू से ये नीति रही कि प्रशासन के लोग
आम जनमानस से दूर रहें और एक भय मिश्रित सम्मान का भाव जनता के मन में उनके प्रति रहे, ताकि जनता से उनका जुड़ाव न होने पाए, क्योंकि जनता से जुड़ाव होगा तो उनमें देश प्रेम, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। तो फिर अपने जो है ब्रिटिश आकाओं के लिए वो काम कैसे कर पाएंगे। आज़ादी के बाद इस परिवेश में और प्रशासकों की सोच और मानसिकता में और प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव आनी चाहिए। कागजी स्तर पर इस प्रकार के बदलाव लाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर उस स्थिति में बदलाव नहीं आया। आज भी एक आईएएस तो आईएएस, एक सामान्य पुलिस का एक दरोगा भी आम जनता से अपने को ऊपर उठा हुआ मानता है। और एक चीज मैं और भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, नाम है सिविल सेवा, तो सेवा है, अर्थात इसमें उन लोगों को आना चाहिए जिन लोगों में जनता के प्रति सेवा की भावना हो। लेकिन शायद अपवाद ही होगा, हर वर्ष 1000 से अधिक लोग सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं, जैसे इस बार भी 1014 सीटें हैं, उसमें से गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो सेवा की भावना से प्रेरित होकर के सिविल सेवा के प्रति अधिकांश लोग इस पद से जुड़ी हुई जो शक्ति है या इस पद से जुड़ी हुई जो प्रतिष्ठा है, इस पद से जुड़ा हुआ जो गौरव है और एक प्रकार का अहंकार, उससे आकृष्ट होकर उस ग्लैमर के लिए इसमें आते हैं। तो जब मोटिव ही उनका कहीं और है, जब इस सेवा में आएंगे तो फिर वो जनसेवक के रूप में कैसे भूमिका निभा पाएंगे, सिविल सेवक के रूप में कैसे भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है, तभी ये सच्चे सिविल सेवक की भूमिका निभा पाएंगे। सर, अब हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं और अंतिम पड़ाव में जो क्वेश्चंस होंगे वो रैपिड फायर राउंड बोलते हैं इसको। नॉर्मली तो इनको हम 1 या 2 शब्द में रखते हैं, क्योंकि आपकी बातों से मैंने महसूस किया है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर कोई भी चीज़ 1 या 2 शब्द में होती नहीं, डिस्क्रिप्टिव होती है। तो जाहिर सी बात है आपके लिए 30 से 40 सेकेंड तक का समय रहेगा उसका आंसर कंक्लूड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस मैं बोलता जाऊंगा और आंसर आपके रहेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है सर, यूपीएससी से जुड़े मिथक क्या है आपकी नज़र? यूपीएससी से जुड़ा मिथक ये है कि यूपीएससी जो बच्चा क्वालिफाई करता है वह बहुत ही विशिष्ट प्रतिभाशाली होता है और उसकी तरह का कोई और नहीं होता है, जबकि ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बहुत सामान्य प्रतिभा के छात्र भी सही मार्गदर्शन और सही दिशा में परिश्रम करके सफल हो सकते हैं। क्या आईएएस बनना सफलता की अंतिम मंजिल है? आईएएस बनना सफलता की अंतिम मंजिल नहीं है। आईएएस बन करके एक बेहतर आईएएस अधिकारी के रूप में जनता की सेवा करना अंतिम मंजिल होना चाहिए। क्या आपने किसी छात्र को शून्य से शिखर पहुंचते हुए देखा, विशेष तौर पे अपने संस्थान में? हाँ, मैंने कई छात्रों को देखा, 1-2 नहीं, कई छात्रों को देखा जो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे, जिनको हम सेल्फ मेड कह सकते हैं, और उन्होंने अपने अध्यवसाय, अपनी विनम्रता, अपनी शिष्टता और परिश्रम के दम पर उच्च सेवा में चयनित हुए। क्या किसी ऐसे छात्र की कोई प्रेरक कहानी है जो आप दर्शकों को बताना चाहें? हमारे एक छात्र हैं हितेंद्र पाल सिंह और एक छात्र हैं राजेश। हितेंद्र पाल बहुत ही एक सामान्य थे, बरेली कॉलेज से यही के पढ़े लिखे थे और वो मेरे पास आए सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए, स्पेशली पीसीएस की तैयारी करने के लिए, और वो बीएससी वगैरह की कोचिंग वगैरह भी पढ़ाया करते थे छात्रों को। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से शाम के समय में, चूँकि वो दिन में आ नहीं सकते थे, तो शाम के समय बहुत आग्रह करके उन्होंने मुझसे बैच शुरू करवाया और उन्हें तैयारी शुरू की, लगातार परिश्रम किया। अच्छा। और 3 सालों तक प्रयास करने के बाद उनका उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में चयन हुआ, लोअर पीसीएस परीक्षा में चयन हुआ जी, उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी परीक्षा में चयन हुआ, और तो और अभी रिसेंटली 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा करवाई गई, जो विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार होते हैं जी, उसमें भी उनका चयन हो गया। अगला प्रश्न है सर, आपको क्या लगता है जो एआई आया है इसका यूपीएससी की तैयारी में क्या रोल रहने वाला? देखिए, एआई का अभी पूरा प्रभाव तो सबके सामने नहीं आया है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आने वाले दौर में एआई बहुत कुछ बदल देगा और सिविल सेवा की तैयारी में भी बहुत कुछ बदल जाएगा। छात्रों के लिए तैयारी करना सरल हो जाएगा, लेकिन उसे मैं सरल नहीं मानूंगा। इसका कारण यह है कि कोई भी सुविधा यदि सबके लिए उपलब्ध हो जाती है तो प्रतिस्पर्धा भी उसी हिसाब से और कठिन हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जो अगले आने वाले 10 साल हैं इनमें कौन कौन से कौशल
जो लोगों की कार्य क्षमता बढ़ाएंगे, या कौन कौन से कौशल हैं जो महत्वपूर्ण होने वाले? देखिए, जो ऑटोमेशन से जुड़े हुए जो कौशल हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण ही है, जी एआई के माध्यम से बहुत सारी चीजें सरल हो जाएंगी। जी। लेकिन फिर भी जहां पर एक मेंटोरशिप की बात, वहां पर एआई कभी आपका मेंटोर नहीं हो सकता। वहां पर या इस प्रकार की जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां पर इस प्रकार की जो भी सेवाएं हैं, उसका रोल समय के साथ और बढ़ता जाएगा। अभी एक ऐसा प्रश्न है सर, जिस पे हम बात भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जो आज के आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनकी जो लाइफ दिखती है, उनकी रियल लाइफ कुछ अलग है, रील लाइफ कुछ अलग है। तो रियल लाइफ और रील लाइफ को देख करके जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, इससे उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है तैयारी करने वालों पे, अच्छा या बुरा? देखिए, जैसा आपने कहा, दो शब्द हैं, रियल लाइफ और रील लाइफ। और रील और रियल में काफी अंतर होता है। यद्यपि कई बार रील रियल को व्यक्त करता है, लेकिन कभी भी वो 100% उसको व्यक्त नहीं करता है। जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि कैमरे के सामने हम दिखाने ही के लिए आते हैं। लेकिन रियल में तो हम अपना जीवन जी रहे हो। तो जो सिविल सेवा के से जुड़े हुए लोग हैं या खुद सिविल सेवक हैं, आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है कि हर सिविल सेवक अपना खुद का चैनल या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब जो नया बच्चा होता है वो देखता है कि तो खुद आईएएस है, तो ये जो कह रहे होंगे सही ही होगा, ये जो बता रहे होंगे वो ठीक ही होगा, वह उसका अंधानुकरण करने लगता है। लेकिन वो भूल जाता है कि सोशल मीडिया पर जो कोई भी है तो उसका अपना कुछ उद्देश्य होता है, अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाना, अपने फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाना, या अपने को और अधिक ग्लैमराइज करना, या उसके माध्यम से कुछ अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करना। तो इसकी वजह से उसे बहुत सारी ऐसी चीजें कहनी और करनी पड़ती हैं जिसका कि यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है जी। और उससे प्रेरित और प्रभावित होकर के छात्र दिग्भ्रमित होता है। इसलिए आंख मूंद करके इस प्रकार के सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाले सिविल सेवकों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट का लास्ट प्रश्न, और ये पूरी तरह से आज के पॉडकास्ट का सार है, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक भी हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं। तो ये प्रश्न है सर कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वो अपने भविष्य को उज्जवल कर पाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल तैयारी करे जी, लेकिन वह किसी के दबाव में आकर के नहीं, अपनी अंतः प्रेरणा से आए। ठीक है, दिल से उसके भीतर एक आग हो, ठीक है, कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, और बन करके अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान देना है। तो वो इस फील्ड में आए, और इस प्रकार की यदि वो आग उसके भीतर जल रही है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। निश्चिंत होकर के उसे इसके लिए तैयारी करनी। अभिभावकों के लिए क्या राय है आप? अभिभावकों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि छात्र, उन्हें लग रहा है कि पर्याप्त परिश्रम कर रहा है, यदि शुरुआती दौर में अपेक्षित सफलता नहीं भी प्राप्त हो रही है, अभिभावक अपने बच्चे पर भरोसा रखें और उसे उसका उत्साहवर्धन करें, उसका मार्गदर्शन करें, उसे संबल प्रदान करें, क्योंकि संबल की सबसे अधिक आवश्यकता उसी दौर में होती है जब हम खुद से जूझ रहे होते हैं। कई बार गार्जियन ऐसे ही मौके पर अपना हाथ खींच लेते, जिस समय बच्चे को सबसे अधिक उसके समर्थन की आवश्यकता होती है। सर, आज आपने समय दिया और अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सत्यवीर जी, आपने बरेली में द रूह टॉक्स रखा और एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सार्थक पहल आपने किया है, ताकि बरेली और उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी आप इसके माध्यम से मदद कर सकें, उनको बहुत भटकना ना पड़े। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उनके लिए उससे संबंधित प्रामाणिक सूचना, जानकारी प्राप्त हो सके, और इसके साथ साथ बरेली के लिए जो लोग कुछ अच्छा सार्थक योगदान कर रहे हैं उनको आप समाज के सामने ला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मेहमान थे श्री अजीत कुमार सिंह जी, जो कि एक्सीलेंट आईएएस कोचिंग के संस्थापक भी हैं, संचालक हैं, और कई सारे बच्चों को सिविल सेवाओं में सफल करवा चुके। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ और एक नए पॉडकास्ट में। तब तक बने रहिए द रूह टॉक्स के साथ। रोहेलखंड की आवाज हर दिल तक।